कहाँ वो खुलता नहीं है, ये खोल के रखो, नीचे रहता है, खोल के रखो। तो इस यूनिट में जो और दो सिलेबस है, उसको हम लोग पहले नहीं करेंगे। पहले करेंगे रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन inculcating value. Role of family, society and educational institutions values. तो सबसे पहले रोल ऑफ फैमिली। हम सभी जानते हैं कि हमारे सोशलाइजेशन की बेसिक यूनिट होती है। हमारे सीखने की बेसिक यूनिट होती है। यहीं पर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी। ठीक है। फैमिली का वैल्यू जो है, हर फैमिली का एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है मॉडर्न सोसाइटीज के लिए, ज़्यादातर फैमिलीज में वैल्यू सिस्टम लैक करने लगा है, जबकि उसका रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे ये अचानक क्या हुआ, पहले मुझे याद है, अच्छे से याद है, हम लोग बचपन में बाजी, बुआ जी, बहन जी शब्द इस्तेमाल करते थे। आज कोई सोसाइटी में ये वर्ड्स यूज नहीं करता। किसकी देन है? अम्मी, अब्बू और दादा की देन है। और ये जो है सोसाइटी को क्या करता है, तो ये सोसाइटी को नीचे ले जाता है। कई बार मैं पूरी इंडिया घूमता रहता हूँ और दुनिया में और कहीं घूमने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। स्टिल आई डोंट हैव एनी पासपोर्ट, डोंट हैव पासपोर्ट, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहता। जो भी कंट्री घूमना है सब इंडिया में है। स्विट्जरलैंड घूमना है, कश्मीर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, थाईलैंड, पटाया घूमना है, गोवा चले जाओ। जहाँ घूमना है सब इंडिया में। एकदम अंटार्कटिका और आर्कटिक पे जाना है तो लेह लद्दाख चले जाओ। इस मौसम में चले जाओ, -50 डिग्री टेम्परेचर है, सांस भी ना ले पाओगे, मारे जाओगे।
तो इंडिया जैसी जमीन, आई मीन देश, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ना तो जोग्राफिकल और ना ही कल्चरल, ना ही सोशल और ना ही फैमिली। मेरा बचपन जो है वो थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन रहा। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। Thereafter, in the age of 6 or 7 years, I was brought back to native place. और मेरे घर के 2 घर बाद पूरा जो है मुस्लिम आबादी है। मेरा लालन पालन भी एक हमारी यशोदा माँ टाइप थी, खान साहब की बेगम, दो की वो चौथी बेगम थी, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बड़ी माँ थी। मेरी माँ को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि मेरा बेटा खाया होगा कि नहीं खाया, और उन्होंने कभी अंडे की जर्दी भी नहीं खिलाई, नहीं डाला मेरे मुंह, जबकि मैं बालक था, कभी नहीं। मेरे लिए हमेशा वो वेजिटेरियन खाना अलग से बना के ही खिलाती थी, मतलब उस बर्तन में भी नहीं खिलाती थी बना करके जिसमें उन्होंने नॉनवेज पकाया। उनके 2 बेटे जुड़वा मेरे हम उम्र, आजम और आशिफ। एक थोड़ा शैतान था तो मुझसे रोज पिटता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शिकायत कभी घर नहीं आती थी। उनकी अम्मी उसको और 2 देती थी, तुम मनुष्य से लड़ोगे, इतना तहजीब वाला लड़का है, तुम कैसे लड़े, तुम्हारी बदमाशी होगी, और उसको 2 मार दी थी। हमारे खान अंकल अंग्रेजों के ज़माने में तहसीलदार की पोजीशन से रिटायर हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका एक जो सोशल स्टेटस रहा होगा वो कैसा रहा। तो मुझे याद है कि तहजीब के लिए, मैनर्स के लिए भी टीचर आके सिखाते थे हम लोगों को, आपको बात कैसे। आज भी मेरा बेटा मुझे तुम बोल देता है, लेकिन मेरे मुंह से उसके लिए आप ही निकलता। नर्चरिंग कैसे होती है फैमिली। और मेरी माँ ने तो अगर किसी को तुम बोलते हुए सुन लिया तो उसका गाल गरम कर दी थी तुरंत, चाहे उसका बेटा हो या पड़ोसी का हो। तुरंत। पहले वो भी था, कोहेसिवनेस बहुत था सोसाइटी में। मेरे परिवार के बारे में था कि भाई ये लोग हाईली एजुकेटेड हैं। मेरे चाचा जान दूरदर्शन में इंजीनियर हो चुके थे उस समय। मेरा डैड जो है वो आर्मी की नौकरी छोड़ के बिजनेस करने लग गए थे, एयरफोर्स की नौकरी छोड़, आई मीन जो रिटायरमेंट लेते हैं। तो हम लोग पहले बचपन में छोड़ना ही समझते थे कि छोड़ के आ गए, तो रिटायरमेंट हो गया, चले आए। तो फैमिली इतना बड़ा रोल प्ले करती थी। फिर मैं बड़ा हुआ, और जानते हैं हमारे जो धोबी अंकल थे, वाशरमैन, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उनके भी घर हम खाना खाते थे। और उनका बेटा लोग अगर आ गया, उनका परिवार कभी कभी आता था, थोड़ा दूर घर था, उनके बच्चे आ जाते थे तो उनकी अम्मी खाना लेके नहीं आती थी। पहले के ज़माने में ये ज़रूरी होता था कि आप बाहर निकलिए तो खाना लेके चलिए, क्योंकि कहीं कुछ बाहर खाने को नहीं मिलता था। तो बगैर खाना वाना कुछ लिए 5-6 बच्चे उनके थे, वो लेके आती थी। सबकी दावतें होती थी, जो घर में है बना खाए। धीरे 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 कभी पता ही नहीं चला कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। मुझे आज भी नहीं पता चलता। आप तो जानते हैं सरवराज, और बशर भाई एक ही थाली में खा ले। वो ये जानते हैं कि इसको नॉनवेज नहीं खिलाना है, और ये भी जानते हैं कि ये नॉनवेज नहीं खिलाएगा हमको। दैट्स इट, सिंपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जानते हैं मुहर्रम में
ताजियाँ निकलती, ढोल पीटी जाती, पूरा नवासा में ढोल पीटता। हमारे यहाँ के जितने मुसलमान सब दबा के होली और दिवाली मनाते हैं। ड्रमों में रंग घोला जाता। एक और चचा थे, शौकत चचा, डॉक्टर थे उस जमाने के, BUMS, आज के 50-70 साल पहले के BUMS। वो अपने दरवाजे पर कम से कम 4 ड्रम रंग घुलवाते थे। ये देश था। तो उस दिन मैंने कहा, बहुत कम लोगों को समझ में आया, बाद में मुझे खोल के बोलना पड़ा कि खुदा अल्लाह कैसे हो गए। बहुत कम लोगों को समझ। मैंने खुदा को अल्लाह बनते देखा। मतलब परिवारों में, समाज में दूरियां बढ़ाते हुए लोगों को देखा। और ये किसकी गलती थी? केवल फैमिली। आज भी आजम और आसिफ, अब तो गांव बहुत कम जाना होता है, वो लोग भी, आजम डॉक्टर है, आसिफ इंजीनियर है, वो लोग भी दूर दूर सेटल हैं सब। लेकिन अगर सुन लिए कि मनोज आया है, अगर उन लोग को पता चल गया तो अपना काम छोड़ करके आते हैं, चलो मिलते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं गया था, 270 किलोमीटर दूर आसिफ था, मैं उसके पास ड्राइव करके गया मिलने। हमको हिंदू मुसलमान दिखता है यहाँ। आपको आश्चर्य हो जाएगा, आज भी हमारे यहाँ सुन्नी मुहर्रम मनाता है। और शिया मातम, और दोनों एक साथ मनाते हैं। तो ये जो पारिवारिक जो कोहेसिवनेस था, बहुत हद तक अभी भी बना हुआ है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इस देश को आगे जाने नहीं देना चाहती। उन्होंने जहर भरना शुरू किया, और जहर इतना भरा कि कश्मीर घाटी में 90s हो गया, 80s हो गया, अब 2010 भी हो गया, अब 21 भी आ। किसने ये किया? तो इसमें परिवारों का सबसे बड़ा, फैमिलीज का सबसे बड़ा दोष है। फैमिलीज ने किया। फैमिली क्या करती है, इस बात को समझिए। फैमिली केवल हम में, आप में वैल्यू इनकलकेट नहीं करती। फैमिली एक्चुअली करती है एक कंट्री का, एक देश का, एक सोसाइटी का प्रोग्रेस या फिर उसका पतन। दिस इज द रोल ऑफ फैमिली। दिस इज द रोल ऑफ। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीधे था, एक्सक्यूज देना नहीं है, एक्सक्यूज देना नहीं। आज मैं 12 मिनट लेट था, मैंने कुछ कहा क्या किसी से कि सॉरी आई एम लेट? क्या सॉरी? हमको पता नहीं, हमको पसंद नहीं एक्सक्यूज देना, हम एक्सक्यूज नहीं देते। अगर कोई कहता तो मैं कहता हाँ भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो, लेट हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप फैमिली से आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी नहीं आती। फैमिली से आगे बढ़ने के बाद आपका स्कूल आ जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कौम के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जहर भरना शुरू कर देगा, जनरेशंस कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी आप सोचिए। तो फैमिली के बाद जो राष्ट्र निर्माण, देश का निर्माण, कंट्री का निर्माण, एक इंडिविजुअल का निर्माण, जो भी कह लीजिए, इन द बिल्डिंग और यू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज इमेज एंड ऑल, हर चीज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन कम्स द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हम तो बचपन में स्कूल चले जाते हैं ना भाई।
आप बचपन में स्कूल गए और आपको ये सिखाया कि ना बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो धीरे 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 क्या होगा, आप बड़ों को गाली देंगे, देंगे या नहीं देंगे? बड़ों की कोई वैल्यू नहीं करेंगे, एल्डरली पीपल का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब जरा देखिए फैमिलीज का अगला रोल, समझ लीजिए लिखने का एथिक्स में आएगा, कुछ भी लिख देंगे आप। समझिए जरा कैसे कैसे ये सोसाइटी को, हमको, आपको बनाता और बिगाड़ता है। कल मैंने कहा था शायद आपकी क्लास में कि बड़ा ज़्यादा लव मैरिजेस का डिवोर्स हो जाता है। तो साथ ही साथ जब आप देखेंगे ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो 498A है और डोमेस्टिक वायलेंस का, वो तो खैर आप लोगों को भी मिला है, मुस्लिम्स को भी मिला है, ठीक है, सबके पास है। इन केसेस को देखोगे तो इनका जो रिकॉर्ड आया उसमें जो कन्विक्शन रेशियो है वो केवल 2 से 4%, यानी कि 90% से ज्यादा केसेस फर्जी डाल दिए जाते हैं। कौन डाल रहा है? औरतें। इसके खिलाफ, शौहर के खिलाफ और उसके घर वालों के। क्यों? ये चीज कहां से सीखा गया? इसको किसने सिखाया? अम्मी ने, अब्बू ने। मेरी सगी बहन नहीं है, मेरी कजिन्स हैं। मेरी कजिन की शादी हुई मेरे ख्याल से आज के 21 साल पहले, 22 साल पहले। तो शी इज जस्ट क्लोज टू मी, वेरी क्लोज टू मी, और मेरे से ज़्यादा 1.5 साल छोटी है। तो ससुराल गई, 15 दिन बाद उसका फ़ोन आया। तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती, शी शेयर्स विद मी ओनली। बोली कि देखिए ना, यहाँ तो हमको एकदम लेबर बना दिए हैं। देयर आर 9 पीपल इन द फैमिली, और सबके लिए खाना पकाना, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, सारा मैं करती हूँ, कोई कुछ करता ही नहीं। गुड। उन्होंने कहा आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? इधर मायके में? बोले अरे सबको गिन लो तो 22-25 तो हो ही जाएंगे। वो मुंबई रहती है, मैंने बड़े चाचा मेरे मुंबई रहते। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ, आज तक क्या तुमने कभी मुझे मेरे कपड़े धुलने दिए? बोले नहीं। उन्होंने कौन हो? आप बड़े भाई हो। तुमने कहा वहाँ किसके कपड़े धोती हूँ? बोला सास के, ससुर के। उन्होंने कहा बड़े नहीं है। कहा एक और काम करो, तुम कल से किसी को अपने आसपास आने मत देना, ना तो किचन में ना कहीं और। सबको बोल दो कि आना मत मेरे पास, मैं सब कर लूंगी, आप बैठो, आप आराम करो बहन जी, आप आराम करो सासू माँ। और 1 हफ्ते बाद देखना वो लोग जबरदस्ती तुम्हारे साथ काम करेंगे। They might be testing you, how much you have the tolerance level. आज का भाई होता तो सरफराज क्या करता? माँ उनकी ऐसी हिमाकत, तुमको नौकरानी बना दिया। और दूसरे दिन घर में तोड़ फोड़ कला। उसके बाद उसने कभी किसी तकलीफ के बारे में मुझे नहीं बताया। हाँ इतना जरूर बताया कि आज मेरी सासू माँ ने बड़ा काम किया, वो पूरा ये करा दी, वो करा दी, है ना। मुझे तो बोली कि नहीं नहीं तू बैठ। और फिर जब उसको पहला इशू रहा, 7 महीने तक उसकी सास उसकी सेवा करती रही। भैया ये तो बदल गया सब। हमने कहा बदलता आपके कारण है, दूसरे खुद नहीं बदलते। कहने का मतलब ये है, ये जो सोसाइटी में आ रहा है उसकी भी देन कौन है? फैमिली है। तो ये डिस्टर्बेंस पैदा हो रहे हैं, तो ये डिवोर्सेस हो रहे हैं। हिंदुओं में तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना भाई, वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ त्यागने का कॉन्सेप्ट है, मीन्स यू कैन डिटैच योरसेल्फ, लेकिन डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना।
क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट काजी लिखता है। निकाह जब कबूल हो जाती है तो काजी लिखता है विद विटनेसेस आल्सो, गवाह भी आते हैं। हम भी कई शादियों में गवाह बने भाई, इसलिए हमको पता है। तो वो शमीम सर आते थे, उनकी शादी में भी गवाह था। तो जो है कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ सकते हो, हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल है ही नहीं। वहां तो पंडित जी अगर पूछ लें कबूल है तो मारेगा पटक के पंडित को वहीं मंडप में। नहीं समझे क्या मेरी बात भाई? वो पूछते ना कि आपको कबूल है कि नहीं वहां पूछ ले कि तुमको दुल्हन तो बताओ, तुमको दूल्हा कबूल है, तो दुल्हन के घर वाले पंडित तो बहुत मारेंगे। शादी कैसी होती? हाँ, वो रवायत वहां ऐसी नहीं है। और क्रिश्चियंस में तो और गजब है, वो वाला पूछ ले तब तो तुम लोग भी बहुत मारोगे। डू यू लव हर? डू यू लव हिम? ऐसा पूछ लिया, निकाह तो कबूल पूछ सकते हो, लव करता है कि नहीं ये कैसे पूछोगे? तो काजी पीट जाएंगे। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ये सोसाइटीज में अगर आ रही हैं तो इसका मूल केवल फैमिली, ओनली द फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ deteriorating effect in the society, और you can say इसको हम डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या कर रहा है ना, सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर देगा, अस्थिर कर देगा। लोगों में इनसिक्योरिटी का बहुत ज्यादा वो पैदा हो जाएगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। ना महिला शादी के बाद सिक्योर फील करेगी, ना पुरुष शादी के बाद सिक्योर फील करेगा। सेम एज द केस विथ ट्रिपल तलाक। कहीं है कुरान में कि 3 बार तलाक बोल दो तलाक हो गया? मजाक बना के रख दिया था लोगों ने, मजबूर कर दिया, लॉ लाना पड़ा। यहां तो कम होता है, उधर यूपी में माय गुडनेस, लखनऊ का काजी को मारी थी औरतें, देखा था तुम लोगों ने? झुंड की झुंड औरतों ने मारा था, तलाक करवाता था। व्हाट इट मीन्स, कहीं ना कहीं चीजें लोग जानबूझ करके फैमिली की जो बॉन्डेज है, फैमिली की बॉन्डेज, उसको नैरो डाउन कर दिए। सबसे पहला खेल ये किया कि फैमिली की डेफिनेशन को ही नैरो डाउन कर दो। फैमिली क्या हो गई? मियाँ बीवी बच्चा, यही हो गई फैमिली। ये फैमिली है। आप में से कोई भी मेरे बेटे से पूछे तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, जरा उसका जवाब सुनिएगा। खाली एक चीज पूछे कि तुम्हारे दादा कितने हैं, तो जवाब उसका आएगा हम तो गिन ही नहीं पाते कितने दादा। हमारे मामा भी उसके दादा हैं, हमारे फुफ्फा भी उसके दादा हैं, हमारे भाइयों के कजिन्स के मामा फुफ्फा फलाना डमका सब दादा, और कोई नहीं है। तो ये जो चीज है, हमने क्या किया, हमने फैमिली की डेफिनेशन को नैरो डाउन कर दिया, और इससे क्या हुआ, फैमिली टूटने लगी, परिवार बिखरने लगे, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो गया। आप में तो किसी को याद ही नहीं होगा शायद कि जब कपड़े आते थे तो सबके लिए इकट्ठे आते थे, और नहीं तो नहीं आते थे। अब जिसका जब भी मन हुआ मुंह उठाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चला गया, खरीद के चला आया। तो कपड़ों का पाने का परवीन जो शौक, जो एक जोश रहता था कि आज तो कपड़े आएंगे, ईद आने वाली है, शौक ही खत्म हो गया। खत्म हो गया शौक। अब आज की डेट में आप लोग आश्चर्य करोगे, आई नेवर हैव एनी सच टाइप ऑफ क्लोथ कि मैं उसको पार्टी में पहनूंगा या कहीं और पहनूंगा। का मतलब शौक खत्म।
जोश खत्म। थोड़ा गांधी बाबा टाइप हूं तो 6 ही कपड़े रहते हैं मेरे पास, 6 जोड़ी कपड़े, 6 जोड़ी इसलिए रखता हूँ, क्लास लेनी पड़ती है। क्लास ना लेनी पड़े तो शायद 6 जोड़ी भी नहीं रखूं, 2-3 में काम चल जाएगा। तो अब 6 जोड़ी कपड़े ही रहेंगे, वो भी वही रहेंगे, चाहे हम क्लास में पहने, चाहे पार्टी में जाए, जैसा कहीं जाए। पहले होता था दीपावली आ रही है, अब तो कपड़े आएंगे। 15 दिन पहले से वेट चल रहा है, वेट चल रहा है, वेट चल रहा है। हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हम अपने बेटे में ये चीज धीरे छोटी छोटी चीजें पैदा करते हैं। जैसे कुछ गिफ्ट चाहिए पापा, अच्छा तो ठीक है, 31 आने वाला है ना, अब उसमें देंगे। तो मैंने बताया नहीं, कल उसको खरीद दिया तो बोला कि ये तो खत्म, ये तो गिफ्ट है नहीं। कल रात में लिया गिफ्ट भाई, कल रात में दूसरा गिफ्ट लिया, लेकिन उसमें वो चीज तो बन रही है ना, उसको फील तो हो रहा है ना कि हाँ ये चीज होती है, ये त्योहार है या ये कोई ओकेजन है जिसमें हमको नए कपड़े मिलते हैं या हमको गिफ्ट मिलता है। तो खत्म कर दिया लोगों ने। सबसे ज्यादा खत्म किया क्या, सारी औरतें अभी देखो तुरंत अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा, औरतों ने बहुत बर्बाद किया। ये क्या करती हैं कि जब इनका मान लो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, चचा के ताऊ के सबके बच्चे इकट्ठे हो गए, तो अपने बच्चों को छुपा के और चुरा के खिलाती है। हाँ, झूठ नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई यही है। हाँ, काजू बादाम ये वो जो अच्छी चीज, मतलब खाना नहीं, खाना तो सबको मिलेगा, स्नैक्स चिप्स ये सब छुपा छुपा के रख दिया, ले लो ले लो, अपना को दे दी और बाकियों को नहीं। भले वो बच्चा बाहर आके सबको बांट के खा ले, लेकिन अब उसमें भी ये पैदा ही नहीं होगा कि वो बांट के खाए, फीलिंग ही नहीं पैदा होगी कि वो दूसरे को शेयर करे। औरतों ने अपने बच्चों को बर्बाद कर, पहले ही बता दिया बचपन में ही, 5 साल 6 साल का है कि देखो तुम्हारा ये जो चचेरा बेचेरा है, ये चचेरा है, तुम्हारा अपना नहीं है। और उसके बाद जब वही बच्चा उसी अम्मी को और उसी अब्बू को जूते की नोक पे रखने लगता है, तब तकलीफ होती है। और सिखाया आप ही ने था, नहीं था, उसके नस नस में आपने जहर भर दिया बचपन में, तो अब तो वो वही करेगा जो सीखा है। दिस इज वॉट हैपनिंग इन सोसाइटी ओनली ड्यू टू द रीजन is only due to the reason of family। अगर आप इकट्ठे होते हैं कहीं, मेरा वाला फंडा अपनाइए। हमारा ख़ानदान में करीब 40 लोग हैं, मुंबई दिल्ली सब जगह रहते। माँ बाप के 3 भाई हैं, तीनों का परिवार मिला लेते हैं हम, करीब 40 लोग। कोई अकेजन होता है तो हम अपनी इसी कार में भर लेते हैं, पीछे ले जा करके उसको एक कॉमन सी जगह में उड़ेल देते हैं। बिस्किट्स, नमकीन्स, केक, वॉटेवर, सारा जिस बच्चे को जो खाना, जाओ निकालो खाओ, किसी की माँ नहीं छूनी चाहिए उसको, नो मदर कैन टच। और आप लोग मेरा एटीट्यूड देख के जान गए होंगे कि मेरे खिलाफ हिम्मत नहीं होती किसी की बोलने। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए हिटलर हूं, एकदम हिटलर हूं। मैंने अगर कह दिया कि यही होगा तो फिर वही होगा, बाप हमारे नहीं बदलेंगे उसको, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर ये कह रहा ऐसा होगा, इसका मतलब ये है आगे फ्यूचर का सोच के ये बोल रहा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक आदमी है। और जिसने डिफाई किया वो भुगता, जिसने भी डिफाई किया भुगता। हमारे चचा जो चले गए इस दुनिया से, उनको मैंने मना किया कि निकलना मत,
और घर से निकल लिए, अपने बड़े भाई का बंगलो बन रहा था देखने, लौट के आए, कोरोना हो गया, चले गए। जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ, जस्ट आफ्टर 6 months ऑफ रिटायरमेंट। फिर मेरा कोई कजिन सेटल नहीं है पूरी तरह से, शादियां किसी की नहीं हुई। तो खैर, फैमिली को अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतना करिएगा। फैमिली अपने बच्चों को बताइएगा, दादा भी हैं, दादा के भी और लोग हैं, पूरा कुनबा जोड़ दे। पीछे नहीं बदल सकते आप, आगे बदलने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा नहीं आएगा खर्चा, कभी साल 6 महीने में 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता खर्चा। आज कहाँ इकट्ठे होते हैं लोग यार, सब अपने अपने में परेशान है, व्यस्त है, बिजी हैं। तो जब मान लो साल 2 साल में कभी शादी पड़ी, कुछ हुआ, इकट्ठे में 10,000 खर्च ही हो जाएगा, तो क्या हो गया, मर जाओगे क्या? लेकिन उस 10,000 के लिए आप बच्चों में गलत संस्कार भर दोगे, ये ध्यान रख। डेढ़ साल के कोरोना में मैं देखता हूँ मेरा बेटा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। तो मैंने स्ट्रिक्टली डिसाइड किया है कि इसको मैं बोर्डिंग भेजूंगा, और जौन सा बोर्डिंग में भेज रहा हूँ ना, इतना डिसिप्लिन है कि आर्मी फेल है उसके आगे, समझ लीजिए। सुबह 5 बजे उठेगा और रात को 9 बजे सोएगा, के बीच सोना है, जगना है, ना खेलना है, खेलना कूदना है, लेकिन सोना नहीं है। हालांकि हम लोग दिन में सोते नहीं, ना मैं सोता हूँ ना मेरा बेटा, हम दिन में नहीं सोते, नेवर एवर। उस दिन जो आपकी क्लास लिए तो इसीलिए तो लिए ना, रात भर जगे थे, लेकिन क्या करते, सो रखते नहीं दिन में, क्लास ले लिए। चलिए, तो अब देखिए कि परिवार का, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया, फैमिली क्यों चाहिए। तो इस दुनिया को चलाने के लिए फैमिली क्यों चाहिए, तो ये जगत, ये सृष्टि, ये दुनिया चलती रहे। फैमिली का कॉन्सेप्ट इसलिए आया जिससे कि रिप्रोडक्शंस हों, और चूंकि हम तो मॉर्टल लोग हैं, मर जाएंगे, तो कल इस दुनिया में कोई और रहे जिससे कि ये दुनिया चलती है। अदरवाइज तो फिर अकेले रहना सबसे बढ़िया है, के लिए बोझा पालना। अदरवाइज बिल्कुल, हाँ, झोला उठा के चल जाओ। अच्छा, उसमें भी एक और कंडीशन है, आप चाहो तो मेरी तरह भी झोला वाला हो सकते हो। अच्छा, आपको लगता नहीं होगा, लेकिन आप सब समझ लीजिए, आई एम हाईली डिटैच्ड पर्सन। मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि मेरे पास पैसा होने और ना होने का भी मुझे कोई फर्क नहीं। ऋग्वेद कहता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे किसी तरह की पीड़ा ही नहीं होती, यहां तक कि उसे विरह वेदना भी नहीं सताती। विरह वेदना समझते? बता ही देता हूं, प्रेमी या प्रेमिका जब छोड़ के चले जाए तो वो होती है विरह वेदना, ज्ञानियों को नहीं सताती। नॉलेजेबल पर्सन जो होगा उसको विरह वेदना भी कभी नहीं सकता, तो कोई वेदना होगी ही नहीं उसको। क्यों पता है? बिकॉज अ नॉलेजेबल पर्सन इज फुल ऑफ
हैप्पीनेस इनसाइड, अंदर में वो मस्त है, प्रसन्न है। असलम से पूछो, असलम कहता आप तो राजा आदमी हो साहब। आई लिव लाइफ किंग साइज। बाप बेटे रहते हैं नोएडा में, 1650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 3 BHK, 3 बाथरूम। जिस बाथरूम में मैं जाता हूँ उसमें बेटा नहीं जाता, जिसमें बेटा जाता है उसमें मैं नहीं जाता। ऐसे क्यों? उनकी ऐसी आदत डाल रहा हूं ना, बड़े होने के बाद या तो करेंगे और या तो फ्रस्ट्रेशन में मरेंगे। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए ना कि उनकी ऐसी आदत डाल रहा हूं कि या तो आप अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम करिए, तो मेहनत करिए, और नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में मरिए कि बाप इतना व्यवस्था किया था, अब तो मेरे पास कुछ नहीं। अब कोई चीज परमानेंट है नहीं मेरे पास, सब किराए का है। परमानेंट नहीं देने वाला हूं। हाँ हाँ, परमानेंट नहीं देने वाला हूं, सब किराए का है। आप लोग ऐसा ना करिएगा। तो आप लोग तो बच्चा बच्चा के लिए ही सब कुछ करेंगे लाइफ में, करते रहिएगा। मैं भी सब करता हूं उसी के लिए, लेकिन मैं बचा करके, संचित करके, दे करके जाने वाला बाप नहीं हूं। जो करना है खुद से करो। मैंने किया, तुम करो। हम तो बहुत स्कार्सिटी में सब कुछ कर लिए। तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, करके देखो, बस, दैट्स इट। तो आपको फैमिली में कुछ ऐसे, अगली बात जो मैं बोल रहा हूं ये भी ध्यान रखिएगा, जीवन में, लाइफ में आपको फैमिली में टफ डिसीजंस भी लेने चाहिए। ये क्या हुआ कि आपने अपना बेटा पैदा किया है या बच्ची पैदा की है, तब उसके लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे कुछ नहीं। यू कैन नॉट राइट द फेट और फ्यूचर ऑफ एनी इंडिविजुअल। यू आर नॉट अ गॉड मैन। नॉट a god. You cannot write. You can give him good manners, education, and try to be some knowledgeable person and impart some knowledge. And don't impart the mean mentality knowledge. आपको अभी तक जो भी दिया गया है वो सब भूल जाइए, अपने बच्चों को कुछ नया दीजिए। होगी समस्या तमाम तरह की सरफराज, जो भी वैली में थी, अपने बच्चों को मत बताइए कि ये भी था कभी। अदरवाइज आप अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छे अचीवमेंट नहीं दे पाएंगे। और लिख लीजिए, मैं तो मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी सारी बातें आपको याद आएंगी। याद रखिएगा, लाइफ में, सोसाइटी में, सब जगह, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। और आप उनकी जिजीविशा देखिए, उनकी मतलब जीने की इच्छा देखिए, कैसे जी रहे वो। आईएस ने सीरिया पे कब्जा कर लिया, इराक पे कब्जा कर लिया, फिर भी वो लोग आईएस की मेंटालिटी अपने बच्चों में नहीं दे रहे हैं। वो ग्रेट महिलाएं, मेरा तो मन करता है कि उनको सैल्यूट करो। गुर्बत में है, खाने को नहीं है, लेकिन आईएस की मेंटालिटी अपने बच्चों पर हावी नहीं होने दे। बहुत बड़ी बात है, इसमें पूरा रिसर्च आया था।
आप देख लीजिएगा, कहीं पड़ा होगा। सूडान में दारफुर हो गया, याद है किसी को दारफुर? अरे एथनिक क्लींजिंग जो हुई थी, दो एथनिक ग्रुप्स लड़े थे, महिलाओं के ब्रेस्ट तक काट करके ऐसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया था। सूडान का दारफुर घटना आज के 25 साल पहले। पुरानी महिलाएं आज भी खेतों में काम करती हैं, अपने बच्चों को टेररिस्ट एक्टिविटीज से दूर रखने की पूरी कोशिश। ऑल्सो द वुमेन। और धीरे धीरे सूडान अब पटरी पे आ रहा है। हमारा यार, आप लोग, तो सबसे बड़ी बस्ती नहीं बसाई गई थी रिफ्यूजीज के लिए, वो उसी घटना के बाद बसाई गई थी। यूएन ने जो बनाया है, कितना मिलियन खर्चा हो चुका है अब तक, उसी घटना। तो इसलिए हम किसी बहाने से, किसी भी बहाने के कारण, आई मीन टू से किसी रीजन के कारण आने वाली पीढ़ी को गलत सलाह, गलत तरबियत दे देंगे तो हम अपना ही नुकसान, अपना ही नुकसान। और आप फैमिली वाले सभी बनेंगे, सभी फैमिली वाले हैं भी भाई। तुम फैमिली में नहीं रहते हो क्या? सब फैमिली वाले हैं। अब मेरी डेफिनेशन के बाद तो सारे फैमिली वाले हो गए ना। पहले तो आप थे ही। अब तो सारे ही हो गए। तो अब मेरी डेफिनेशन के बाद अगर सारे फैमिली वाले हो गए हैं तो परिवार को आप अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए। सही कोई भी उल्टी सीधी कुछ मत सिखाइए। जहां बच्चों को जाना है जाने दीजिए। गिव देम विंग्स टू फ्लाई, डोंट कट देयर विंग्स in the name of society, culture, religion, anything. Give them wings so that they can flourish their life, in their life. और 10 साल भी अगर हैप्पीनेस के साथ अगर आपके बच्चे जी लेंगे, जान लेना कि आपने उनको अगर जन्म दिया है, आपका जन्म भी सार्थक, फ्रूटफुल हो गया। अदरवाइज आप नाकारा हैं, अम्मा हैं, क्योंकि आपने बच्चों को 10 साल भी हैप्पीनेस के साथ जीने नहीं दिया। प्लेजर तो दे दिया, डजंट मैटर, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मां नहीं, तो वो गलत हो जाए। चलिए, इन अ फैमिली members are included due to reproduction, adoption, of children, reproduction and adoption of children, and the members are together as a organic unit. As a organic unit. जैसे ही आपने ऑर्गेनिक यूनिट लिखा, का मतलब समझ गए? चाचा, ताऊ, फूफी, अम्मी, मामू, अम्मी तो खैर आपकी हैं ही हैं रिप्रोडक्शन के कारण, लेकिन बाकी लोग भी शामिल हो गए। अब इसमें कौन होता है? मेल, फीमेल एंड बच्चे। फैमिली में कौन होता है? मेल, फीमेल एंड बच्चे।
as a unit of society, in a family, men and women are included on the basis of marriage, some members on the basis of blood relation, some members adopted भी हो सकते हैं ना, लिखते चलिए, some members adopted and some on other relation, some on other relations. The members of a family have distinct role to play. Distinct role to play. ठीक है? According to Ellen Ross, ELLEN, Ellen ROSS, Ellen Ross, in a family, physical, social, and psychological elements of a family life psychological elements of a family life are included. A family, new line, a family is a primary and basic unit for a child to learn the values, Family is the only unit which is based on needs. There is no change. There is no change
happened in the functions, roles and responsibilities of the family. It is the responsibility of the family only that the values should be inculcated इनकलकेट करना। अच्छा, थोड़ी ना कि खाली वैल्यू बता देना है, वैल्यू उसमें घुसाना है, तो दिमाग में, उसके जहन में। खाली बता देने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर ही और शी इज फॉलोइंग और नॉट। बता देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा हमने टू इनकलकेट, क्या इनकलकेटेड बोले हैं क्या, शुड बी इनकलकेटेड अमंग द मेंबर्स especially children, so that they can achieve the goals in their life. ऑब्लिक करिएगा, एक्सेलेंस इन देयर लाइफ, एक्सेलेंस इन देयर लाइफ। फैमिली की बात चल रही है तो आपको एक और बात बता दूं सभी लोगों को, आप में से क्या ऐसा कोई है जिसके गांव में, मोहल्ले में उसके नाम से उसके माँ बाप को बुलाते हो या पहचानते हो? नहीं। आपके नाम से आपके अबू को जानते हैं। फिर मैं आपका पूछ रहा हूं, मैं आपका पूछ रहा हूं, चच्चा का नहीं पूछ रहा। हम सभी कल्चरली इस हिंदू देश या हिंदू समाज या भारत के ही हैं, चाहे जो कह लीजिए, पर हिंदू माइथोलॉजी एक बात कहती है। माइथोलॉजी क्या, वेदास कहते हैं। जैसे आपकी डिवाइन बुक कुरान है, वैसे वेदास डिवाइन बुक मानी जाती है, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान पर आधारित है, सुना गया और लिखा गया। वेद व्यास ने सुना और लिखा। तो कहता है कि जब पिता, द फादर, अपनी संतान के नाम से जाना जाने लगता है तो उसे जीवित मोक्ष प्राप्त हो जाता है। Then he gets salvation in his life only. तो कुछ ऐसा करिए कि आपका नाम पहले, अब्बू का नाम बाद में। लेकिन एक और बात बता दूं कि आप ऐसा भी हो सकता है आप कभी कर लें कि आपका नाम पहले आए और आपके शौहर का बाद में आए। अरे एसडीएम बन जाओ, वो बेचारा दरोगा रहे तो क्या करोगी, तुम्हारा नाम तो पहले आएगा ना। तो कतई घमंड मत करना, नो ईगो। रहे ना रहे वो एक अलग बात है। जैसे मान लो ही बच्चियां हैं, इनकी तो शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादियां हुई उनकी तो बात ही अलग है, उनके लिए तो उनका हस्बैंड सेक्रीफाइस कर ही रहा है।
अगर कोई शादीशुदा इस क्लास में बैठा है और उसका हस्बैंड वहाँ घाटी में है तो कितना सेक्रीफाइस वो कर रहा है, कर ही रहा है। तो सरफराज की बड़ी तकलीफ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि भाई बेगम के रहते हुए आदमी अकेले रह रहा है, तो सेक्रीफाइस तो वही है, वो भी जवान बेगम के रहते हुए बे। हाँ, अब सरफराज सब बता डालेंगे, अब बस करो। तो मेरा क्या कह रहा बेटा उमर मियाँ, हम बुढ़ा गए हैं, मान लेते हैं, खुश। वैसे भी जान लीजिए मेरी बेगम ना बहुत सालों से दूर रहती हैं, वो इलाहाबाद रहती हैं, हम इलाहाबाद दिल्ली रहते हैं। वो अपनी नौकरी करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। दूर रहने से प्रेम नहीं कमा, हम तो प्रेम करने वाले लोग हैं, लव दिस वर्ल्ड, ठीक। उमर मियाँ खुश। तो हम दूसरी बात आपको ये भी बता दें, आप ये भी जान लें, आप में से हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो फैमिली की ओर से, फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा स्कॉर्स लाइफ जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जीते। आप ये समझ लीजिएगा, गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब मर जाना महापाप है। अगर आप गरीब मर गए तो आप हैं आप पापी, कोई तौबा आपको बचा नहीं पाएगा। तो ये पता है क्यों बोला गया है, इसके पीछे का रीजन जान लीजिए। अगर हम गरीब जन्म ले लिए और फिर गरीब मर भी गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं, मैं था निकम्मा, नाकारा और किसी लायक था। है ना। तो ये सब कहाँ से आता है, फैमिली से आता है। 94 में मेरे अब्बा को, बाप को लूट लिया, चक्कू मारा 9 घाव मुंबई में, लोग सड़क पे आ गए, सारी प्रॉपर्टी बिक गई, 3 ट्रक अंगूर का पेमेंट करना था, कैश पूरा का पूरा लूट लिया, 2 फ्लैट बिके, दुकान बिक गई। फिर वहीं पहुंच गए जहाँ थे, केवल 10 साल में वहीं पहुंचे। 2004 में फिर वहीं जहाँ थे। दुकान उकान तो खैर कोई नहीं लिया, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हो गए, पापा रिटायर, एक तरह से रिटायर ही मान लीजिए कि फिर आ गए वो गाँव। अंगूर का बाग लेते थे तो बाग वाला आता था इकट्ठे पेमेंट लेने आंध्रा से। उस जमाने में ये था कि बढ़िया आदमी है, झोला में रुपया भरा, ले भाई जा। घर से निकले, मोहल्ले का ही क्रिमिनल था, मार दिया। टफ बनिए, टफ। ऐसा टाइम था जब सबको बड़ी जरूरत पैसे की। अरे भाई हम 3 के तीनों बड़े पेशेंट, दिस दैट, हमने तो अनाउंस कर दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्यों, हम कर लेंगे। कैसे करोगे, ट्यूशन पढ़ा दे। 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाते थे, पूरे महीने का मस्त खर्च निकल आता था, आराम से। आप चाहेंगे तो रास्ते 1,00,000 निकलेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो रास्ते एक भी नहीं मिलेंगे। आप जहाँ वहीं डंप हो जाएंगे, डंप, डंपिंग यार्ड बना देगा चाइना आपको। देखो मेरे स्टेटमेंट्स कई तरह के होते हैं, बहुत जरा तीर मारते हैं। ये भी एक इशारा था कि चाइना यही करने जा रहा था इंडिया के साथ। आज क्या कर दिया हमने चाइना को, फड़फड़ा रहा है, ऐसा फड़फड़ा रहा है कि
तो जीवन में सोचा नहीं रहा होगा कि इंडिया ऐसा कर देगा मेरे साथ। दुनिया में हम बिजनेस ना कर पाएंगे, इंडिया के साथ तो छोड़ ही दो। 18% गिरा दिया है उसने ड्यूटी, जिन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए इंडिया में ड्यूटी लगाता था। 10 साल देखिए ना, 10 साल इंडिया विल नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम चाइना। और आज ही मैंने अनअकैडमी में वो पंचामृत कौन क्वेश्चंस पढ़ाया मैंने, पंचामृत जो बोला था COP26 में, आप देख लीजिए। रेलवेज 2030 में रेलेवेंट मतलब किस जीरो एमिशन पर चलेगी सारी ट्रेन, 2030 तक जीरो एमिशन पे, मतलब क्रूड ऑयल नहीं चाहिए रेलवे को। %50 पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पर। सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, परिवार से आपको मिलता क्या है, क्या क्या मिला है जरा बताइए, कौन कौन सा वैल्यू मिला है। एक एक सब लोग बता दीजिए, कम से कम 20 तक तो हो ही जाएंगे। लिखो फैमिली, पहले लिख लो एक लाइन कि फैमिली इनकलकेट्स नंबर ऑफ वैल्यूज अमंग अस सच एज। फैमिली इनकलकेट्स नंबर ऑफ वैल्यूज अमंग अस सच एज। चलिए नंबर 1 पे इनका नाम लिख लीजिए। क्या बोला है नाम आपने? तुम्हारा नाम पूछा मैं। रोमाना यासीन। आगे मीर। रोमाना यासीन, अब्बू है यासीन, मतलब बदल जाएगा बाद में, नहीं बदलना। अबे तुम लोग कितने नालायक हो, तुम्हारे यहाँ की लड़कियां कह रही कि सर नहीं मैं नहीं बदलेंगे, कैसे चलेगा उमर? हाँ बदलवा का बोलो तुम पीछे से ना कि हम तो बदलवा के रखेंगे, हैं? ऐसे कैसे चलेगा? चलिए कोई बात नहीं। देखो भाई, ये इनका हक है, अगर ये अब्बू के नाम के साथ जुड़ी रहे तो इनको रहने देना चाहिए, ये इनका हक है, ठीक है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, हक है भाई। पर अब्बू के घर नहीं रहने देंगे, समझ लो, ये तुम्हारा हक नहीं है। अच्छा वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला कल चल ले आएगी, वो आएगा तेरे घर रहने, ठीक है कोई बात नहीं। पहला वैल्यू लिखिए रोमाना का, लॉयल्टी। दूसरा लिखो, इनका कह रही है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये तो हमसे सीखी हो, मारूंगा कान पे। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। कोहेशन, कोहेसिवनेस लिख दो। हाँ इनका क्या नाम है, जो भी नाम है, कोहेसिवनेस। आप बताइए। एटिकेट तो कुछ होता नहीं। माइनर क्या, माइनर में वैल्यू बताओगी, माइनर में तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। तुम बताओ जी। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस दोनों लिख दो। आप बताइए। लाओ लिख लो भाई, प्रेम करना सिखाया है। कटसी वैल्यू नहीं, पक माइनर है। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, ये भी इनको मैंने ही बताया और ये वही लिखवा रहे हैं। हम खुश ना हुए। हाँ मियाँ,
मैं हाँ बोलो, कौन सा वैल्यू तुम लिखाओगे? सीखा ही नहीं सारे। आप बताइए। काइंडनेस लिख लीजिए भाई, काइंडनेस। डिसिप्लिन लिखिए, डिसिप्लिन। परवीन आप कुछ बताएंगी? नहीं यार, नॉलेज कोई वैल्यू नहीं है, पागल हो गया। उनको घर में कौन नॉलेज दे दिया, बड़ा नॉलेज वाला आदमी बैठा है, दिमाग ना खराब करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नॉलेज जो है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आता है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ना नॉलेज और वो एक्सपीरियंस, फिर बुद्धि खराब करते हो मेरी। नहीं वो तो इन लोगों ने लिखवा था, तुमने अलग क्या सीखा है? यूनिटी लिखो। कर्लिन बताएंगे कुछ। पेशेंस, दैट्स गुड। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। ये अलग बात है कि तुम माँ से बहुत लड़ती हो। पूछ लेना, तुम लोग बता देगी चुपके से। सुना, सुना, व्हाई दिस हैपेंस। वो ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है कि तुम मम्मी से लड़ती है? उनकी बात मानने का मन नहीं करता है ना? डैड जो कहते हैं वो मानने का मन करता है ना? कोई बात नहीं, अभी बच्चे हो आप। अबे तुम लोग ये मत सोचना कि मैं ज्योतिषी हूं, मैं बहुत चीजें ऐसे ही देख के जान जाता हूँ। ट्रस्ट, यू ट्रस्ट अदर्स। हाँ, क्या करी रोमन? चुपके से बोलना है, बताओ। चलो बताओ। हाँ सरफराज भाई। सैक्रिफाइस, दैट्स गुड। सैक्रिफाइस कोई वैल्यू है? तुम हमको संपत्ति दिखाओ तो हम कान के नीचे गर्म कर दें। हाँ भाई, उमर मियाँ, एम्पैथी वैल्यू है, वो लिख सकते हो। एम्पैथी। उमर मियाँ बोलो जल्दी। सोच रहे हो ना, सोच लो, अच्छा सोच लो, क्योंकि अब इनमें से कुछ और बाहर की चीज निकालनी है। फॉरगिवनेस लिख लो। गुड, लिख लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? हम्म, हाँ वो तो ठीक है, का मीनिंग क्या होता है एक्सप्लेन कर सकते हो? जिसने किसी काम के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, याद रखना, जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा रहे हो तो। नहीं समझे? काम कोई था, हाँ, घर का, खराब कर दिया तुमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की, कब तोड़ा तुमने? अब अम्मी से करो ना, हमने नहीं तोड़ा, आज राजिया ने तोड़ दिया, रजिया ने, हमने नहीं तोड़ा। अम्मी तुम ही तोड़ी होगी, हम क्या पता, तुम जो हमें पीछे पड़ जाती हो, हम ही तोड़ते हैं, हम ही तोड़ते हैं कब? ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है। सारी लड़कियां करती हैं, मैं सारी लड़कियां करती हैं। मेरे पास बड़ा फर्स्ट है। अब तोड़ा ही नहीं होगा तो क्या करोगी? तोड़ा है, बोल दिया था सच। पिटी थी कि नहीं? सच बोलने में थप्पड़ नहीं पड़ा, हाँ। हाँ जनाब, आप बताइए। हो गया, चलिए। अब देखिए, एक बड़ी कड़वी और करेले जैसी घुट्टी में देने जा रहा हूं आपको। आपकी सोसाइटी में वायलेंस इतना ज्यादा है कि आप में से किसी को नॉन वायलेंस नहीं। लिख लीजिए, लिख लीजिए सरफराज। परवीन मैं थोड़ा कड़वा हूं जानती हो, लेकिन लिख लो नॉन वायलेंस। एक्चुअली सच का कलर ही मेरे जैसा होता है, कड़वा, काला।
झूठ तो सफेद होता है, सफेद तो केवल झूठ होता है। सफेद झूठ कहते नहीं, सफेद झूठ बोल रहा है ये तो सब सरासर झूठ। वो कर लिया था इन लोगों ने, आपने नहीं लिखा, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए तो समझ लीजिए कि। और फिर देखिए अशांति इतनी ज्यादा है सोसाइटी में, इसके कारण आपको पीस भी नहीं याद आया, वो भी लिखिए। अब देखिए कैसे एनवायरनमेंट हमारे आपके दिमाग पर असर कर, जबकि कुरान की सबसे बड़ी सीख है शांति, फिर भी हमको नहीं याद आया क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था। वो डिसिप्लिन में आ गया, डिसिप्लिन, इसलिए चेंज द एनवायरनमेंट, otherwise you won't be able to change the mindset of your children and coming future generations. दिस वैल्यू, यस हम बात करेंगे। दिस वैल्यूज आया कि नहीं आया भाई? देखो दो तरह का वैल्यू होता है, एक तो है हम जितनी बातें कर रहे हैं ना सब ह्यूमन एक्शंस में आ रहे थे, अभी तक हम लोग ह्यूमन एक्शंस पढ़ रहे थे, सब ह्यूमन वैल्यू हैं। दिस वैल्यूज भी होती हैं, तो जिन इंसानों में राक्षस होता है, क्रिमिनलिटी, टेररिटी, व्हाटएवर, ठीक, जितना गलत काम करने वाले लोग हैं उनमें ह्यूमन वैल्यूज का कमी हो जाता है, दिस वैल्यूज डोमिनेट कर जाता है। Every individual human being has both the values, human values and these values. Human values ज्यादा हैं तो अच्छा इंसान रहेगा, these values ज्यादा हो जाएंगी तो कमीना। आप क्यों सोच रही हैं? सोचने का काम मेरा है। आप मत सोचिए, मैं करूंगा, मेरा तरीका ही अलग है, ठीक है। अभी यहाँ फैमिली केवल वैल्यू सिखाती है, हम कतई नहीं कह सकते कि तुम कल को एक ऐसी मां बनोगी जो डिस वैल्यू सिखाएगी। फैमिली क्या सिखाएगी? केवल वैल्यू। अगर किसी में डिस वैल्यू आ रहा है तो हो सकता है वो एनवायरनमेंट से आए। हमने आप सबको ये तमाम सारी बातें जो कही, ये हमारी गलतियां हैं कि हमारे बच्चे खराब होते हैं, तो इसलिए समझाई कि आप लोग समझ लो। लेकिन एथिकल डिस्कोर्स में, एथिकल डिस्कशन में हम कभी ये ना कहेंगे कि आप एक ऐसी माँ बन सकती हैं या कल इनकी ये कोई ऐसा बाप बन सकता है जो अपने बच्चे को ही इस वैल्यू सिखाएगा। एथिक्स नहीं मानती ये बात। ये अलग बात है कि समाज में ऐसे लोग हैं, अब सोसाइटी में हैं, बच्चों को चोर बनाते हैं, डकैत बनाते हैं, क्रिमिनल बनाते हैं और उसी कमाई का खाते हैं, लेकिन एथिक्स नहीं मानता ना। क्यों नहीं मानता? इंडियन कल्चर में कहा गया माता कुमाता ना भवति, पुत्र कुपुत्रो भवति। बेटा बदमाश हो सकता है, कपूत हो सकता है, लेकिन मां कभी गलत मां नहीं होती। इंडियन कल्चर का एसेंस है ये। हम एथिक्स में परिवार में डिसवैल्यू लिख ही नहीं सकते। सोचने का मेरे ऊपर छोड़ दो, पक्का? आज से छोड़ दिया, प्रॉमिस? थैंक यू। चलिए, नहीं आपने लेकिन अच्छा किया, नहीं तो मैं ये बोलना भूल ही जाता कि परिवार में डिसवैल्यू नहीं सिखाई जाती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी भी एथिक्स ये मानता है, अभी भी हम लोग ये मानते हैं मोरालिटी की टीचिंग्स वाले, कि अभी भी परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है और उसको देना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं। अब वो गलत कर रहे हैं तो भाई ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा 4 लाइन बाद में लिखवाऊंगा। अब एक बड़ा वैल्यू जो है वो आपको बदलना है, जो आपने शायद मेरे मुंह से समझ भी लिया होगा। एक चीज
लिखिए, अभी अपने आप जान जाएंगे कि क्या ये होता है कि नहीं मनोज सर के मुंह पर हमेशा। चेंज द एटीट्यूड ऑफ, चेंज द एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन ऑफ, सॉरी ओरिएंटेशन नहीं, एटीट्यूड एंड टेंडेंसी ऑफ I, 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 me, I, me, mine, I, me, mine, into we, the our and ourselves. कभी आपने ये देखा कि मेरे मुंह से हम के अलावा मैं निकला हो? हम प्लूरल में बात करते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन हम हमेशा हम ही बोलते हैं। हम यहाँ गए, हम वहाँ से आए, हमने ये किया। ऐसा ना फैमिली में इनकलकेट हुआ बचपन में कि मैं बोला ही नहीं जाता, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, तो भी हम ही बोला जाता है मेरे मुंह से अपने लिए, मैं कभी मैं नहीं बोल पाता। क्यों पता है? कबीरदास ने लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक खुद के होने का ईगो था, मेरे अपने का, तो गॉड नहीं मिला था। अब गॉड से मुलाकात हो गई तो अब मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मैं नहीं रह। चलो ठीक है, अब आगे लिखिए हम्बलनेस, अगला वैल्यू जो आपको मुझ में दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता? किसी को मेरे अंदर हम्बलनेस दिखा? जबकि मैं बहुत हम्बल। दिखाते नहीं ना, ये कह रही है दिखाते ही नहीं, तो देख गया कब? अभी पहले से? हाँ, मेरे अंदर हम्बलनेस है अंदर से, बाहर से मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूं। हाँ, अंदर से हम्बल होता है बस। हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, और क्या? परजर्वेंस हम लोग उसको बोलते हैं, आप परसर्वेंस बोल रहे हैं, लिख लीजिए परजर्वेंस, ठीक है, लिख लीजिए। ये बहुत जरूरी है, यही तो आपको इंसान बनाता है। चींटी यही तो करती है, चींटी यही करती है, जद्दोजहद छोड़ती नहीं है अपना टारगेट। ये बहुत जरूरी है, यही तो आपको इंसान बनाता है, आपको, और आपको एक्सेल यही कराएगा। हालांकि सारे ही कराएंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा, हाँ, कि आप छोड़ते नहीं है। जब भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मेड अ प्लेज। लिखता है अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वयी न दैन्यम न पलायनम। हे कृष्ण अर्जुन, हे कृष्ण, मैं अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता हूं कि ना तो मैं हार एक्सेप्ट करूंगा और ना ही भागूंगा मैदान। दिस इज परजर, बहुत जरूरी है। आप आ गए हैं तैयारी में, साल भर में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, लेकिन छोड़ के मैदान नहीं भागना है। देखो सरफराज को, आई सैल्यूट हिम, लगा हुआ है।
बाकी चीजें तो जिंदगी में हो ही रही है ना भाई, लेकिन ही इज स्टिल फाइटिंग विद द सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरमेंट। दिव्यांशी को उस दिन देखा मैंने, वो नौकरी छोड़ करके आ गई अपनी, शी इज अ डेंटिस्ट, अब नहीं आ रही है, उसको होगा कुछ दिक्कत। तो कहने का मतलब यह है, दीज आर द रोल मॉडल फॉर यू पीपल। हारते नहीं है। चलिए, हाँ लिख लो। आज तुम्हारे जमाने में ये सबसे बड़ी बात हो गई। हम लोग के लिए शेयरिंग का कोई मतलब नहीं होता था, समझे। एक टिफिन में खाना है तो कितने लोग टूट पड़ेंगे कुछ पता ही नहीं रहता था। हाँ, स्कूल में, हम लोग के स्कूल में जब 9 बजे हम लोग खा के 8:30 बजे 9 बजे निकल जाते थे, तो ज्यादातर लोग खाना नहीं लेके जाते थे। पता चला कि खाना लेके आ गया है, अब उसके टिफिन में 10 पराठे 8 अच्छा, जो भी लेके जाता था वो जानता था कि हमको मिलेगा नहीं एक भी खाने को, तो उसकी माँ जो है 4-6 एक्स्ट्रा ही बना के देती थी। जैसे टिफिन खुला न कूद पड़े भूत की तरह, ला बे हमको दे, हमको दे, हमको दे। लूट गया बेचारा, उसको 2 टुकड़ा मिला। वो जमाना था। आप शेयरिंग वेयरिंग की बात करते हो, क्योंकि सिखाया ही नहीं कभी किसी ने कि तुम टिफिन खोलो तो उसकी खुशबू जितने नाकों तक जाए उन सब से पूछ लो कि खाओगे क्या, तब निवाला उठाओ। नहीं तो शैतान घुस जाएगा खाने में। आया किसी की अम्मी ने सिखाया था? मैंने मजाक किया था, चाय मिलने से लगा दिया था किसी ने। इनडायरेक्टली मैंने क्या किया था, मैंने सबको पूछ लिया कि चाय पियोगे क्या, समझे ही नहीं कोई। अरे मैंने इनडायरेक्टली सबको चाय की तरफ देखने से रोक दिया। स्मार्ट आदमी हूं सरफराज में, ठीक है। तो ये सिखाया जाता था कि अगर जो है वो खाने की खुशबू किसी के, इसीलिए खाना क्या होता था, खाना, गहना और सोना, 3 चीज पर्दे में ढक के रखना, शैतान घुसेगा। ऐसा इसलिए बोलते थे कि लोग सीख जाएं और वो खिलाएं सबका, जो है भूख शांत हो तब अपनी भूख शांत करना सीखें। ऐसा नहीं कि उसमें शैतान घुसा ही जाएगा, लेकिन ये इसलिए था कि बचपन में ऐसा बोल दिया, अब चाहे बुढ़े हो जाओगे वो जहन से निकलेगा ही नहीं। चलिए, मैं कॉस्मोपॉलिटन हूं, समझ में आ गया ना। आई नेवर लेट एनीवन डाउन। आज भी अभी कोई चाहे तो बसर से पूछना, पहले भी मेरा घर सबके लिए खुला रहता था, आज भी खुला है। मेरे घर कोई सरफराज गया तो बिना खाए वापस नहीं जा सकता। मेरे घर में मैं ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ कि भाई कभी ऐसा मत करना कि कोई सामान ना रहे, मंगाना ना पड़े, कोई आ जाए तो पहले से रहना चाहिए। क्या नहीं, इस सब में कुछ नहीं जाता, 2-4-10 हज़ार रुपये, ज़्यादा कुछ नहीं। नीयत अच्छी रहती है आपकी, बरकत होती रहती है। चलिए, को एग्जिस्टेंस, इसकी बड़ी समस्या है ना। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं रह सकता, क्रिश्चियनिटी यहूदियों के साथ नहीं रह सकती, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम है को एग्जिस्टेंस का, क्यों नहीं रह सकता। ये भी परिवार से, भाई हम तो सीखे थे इसलिए हम मर भी जाएंगे तो भी मुझे कभी 2 इंसान किसी 2 धर्म वाले दिखेंगे ही नहीं।
दाढ़ी चाहे जितनी बड़ी रखाए रहो, दाढ़ी रखाने से क्या होता है? हम तुमको मुसलमान देखेंगे ही नहीं ना, हम तुमको इंसान देखेंगे। आप खत्म। हम आपको ईसाई नहीं देखेंगे, और ना हम किसी जाति को देखते हैं कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है, क्या है। नजरों की प्रॉब्लम। तो कोई कहता है कि वो लड़कियां जो हैं ऐसे कपड़े पहनती हैं, वैसे कपड़े पहनती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूं, तुमको कपड़े दिखते क्यों हैं? ऊपर वाले ने उसको लड़की बनाया है तो खूबसूरत चेहरा दिया है, चेहरा क्यों नहीं दिखता? बदन देखने की कोशिश क्यों करते? चेहरा देखो, खुश हो जाओ, आह क्या सुंदर बच्ची है, खुश हो जाओ, लेकिन नेक नियत तो हो नहीं तुम, तो कपड़ा देखोगे। तो भैया फैमिली से बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं। अब जरा सा फैमिली की प्रॉब्लम्स लिख, बहुत ऐसे समझिए कि बड़ा बैलेंस मैनर में लिखना है, एक्सट्रीम नहीं होना है फैमिली को लेकर के। भले फैमिली कई गुजरी होती चली जा रही है, फिर भी उसको एक्सट्रीमली गाली नहीं देना है। लिखिए जरा तो, इन मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न जानबूझ के लिखवा दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना, जो अपने जड़ों से जुड़े ना हो वो भी मॉडर्न में आ जाएंगे। There are some evidences that families are not fulfilling the duties and responsibilities, their duties and responsibilities, especially with respect to the inculcation of values among children. The size of family has also reduced to a nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली जानते हो ना, मियाँ बीबी बच्चा। अब जरा सोचो कितनी बड़ी, मतलब ये बहुत एकदम जेनरिक बात है, बहुत जेनरिक बात है और बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपने तो शादी होते ही कहा कि मियाँ बीबी और मेरा बच्चा, आपका भी बच्चा तो वही कहेगा ना शादी होने के बाद। आप कहाँ जाओगे? सोचता नहीं लोग, औरतों को बहुत सोचने की जरूरत। अगर महिलाएं ये सब नहीं समझेंगी तो आगे आने वाले दिनों में सोसाइटीज में बड़ी समस्या हो जाए। चारों तरफ ओल्ड एज होम दिखेंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन देना पड़ गया कि अब बाप के घर पे बेटे का हक नहीं है अगर वो बाप की केयर नहीं कर रहा। का मतलब कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है।
मेंटेनेंस एक्ट, हाँ। समझे? तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, इसलिए आगे और बढ़ेगी। और इसमें ना महिलाएं ही कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पुरुष तो उठल्लू का चूल्हा होता है। हमारे यहाँ कहावत है, उठल्लू का चूल्हा, मतलब बेगम ने जहां कहा वहीं चल गए, वहीं बैठ गए। चलिए, तो क्या हो गया, फैमिली का साइज कर दिया न्यूक्लियर। दिस लेड दी नैरो थिंकिंग आल्सो, ने क्या कर दिया, सोच को भी बहुत नैरो कर दिया। या चाहे आप पहले लिख सकते थे कि फैमिली को लेकर के सोच बहुत नैरो हो गई तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पर आप फैमिली पहले लिख दीजिए तो सोच उसके बाद और ज्यादा खराब हो जाती है ना। सम, आगे इसको फुल स्टॉप करके बदले, सम सोसाइटी, सॉरी, सम फैमिलीज फैमिलीज नहीं, फैमिलीज नहीं, इसको काटिए, सम फैमिलीज काट दीजिए। देयर इज आल्सो, ऐसे लिखिए, देयर इज आल्सो a problem of several type of wrong conduct being inculcated among being inculcated by parents among children। ठीक है। और क्या समस्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, डिस वैल्यू इनकलकेट कर लगे हैं, हाँ, इतना ठीक है, ज़्यादा अभी यहाँ कुछ मत बोलिए, इनको बाद में कहीं बोला जाएगा, बस कीजिए, इतना बहुत है। कहा जाता है कि परिवार को ज़्यादा कुछ मत कहिए, नहीं तो जिसके भी परिवार को बोलोगे वो नाराज हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है, शादी के बाद बेगम के परिवार के बारे में तो कतई मुंह मत खोलना। क्रेच, क्रंच क्या है, क्रेच ना, हाँ, तो क्रिच तो छोटे बच्चों का शिशु देखभाल केंद्र है। अब यार, अब माँ बाप के पास बच्चे को पालने का वक्त नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों वर्किंग हैं। अब ये समस्या ये है, हाँ, एथिक्स में हम ये नहीं कह सकते कि महिला को काम नहीं करना चाहिए या पुरुष को काम नहीं करना चाहिए। क्या चीज, मैटरनिटी तो बस 6 महीने, उसके बाद पूरे 18 साल की उम्र में 2 साल की चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, बात उसकी नहीं है, आप 2 साल थे ले सकते हो छुट्टी, आप क्या कहते हैं 5 साल छुट्टी ले सकते हो, लेकिन क्या ये कोई सोल्यूशन है? हाँ, 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 वो भी मिलता रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, अब देखिए, एक अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा तो पुरुषों को हो सकता है बुरा लगे।
दूसरी बात यह है कि जैसे मैं 5 साल की उम्र से अपने बेटे को पाल रहा हूं, आप में से किसी की हिमाकत हो तो पाल के दिखाए। मैं उसको 5 साल से अपने पास रख के पाल रहा हूं, 5 years ऑफ एज। इसमें लड़ने की क्या जरूरत है भाई? बीबी से लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम रहने दो, हम अच्छे से पालेंगे। भाई मैं बहुत बड़े शहर में रहता हूँ, वो छोटे शहर में रहती है, तो एजुकेशन, कल्चर, एनवायरनमेंट, सबका फर्क है। देन वी डिसाइडेड, आई डिसाइडेड, वी नहीं, आई डिसाइडेड कि ठीक है, इसको मेरे पास रहने दो। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि भाई मैं कहीं भी जाऊँगा, मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, भाई दिल्ली में रहता हूँ तो गए क्लास लिए चले आए। ऑनलाइन क्लास चल रही है 2 साल से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये तो बशर भाई का इंसिस्टेंस था तो हम आ ही गए, नहीं तो आते कहाँ। ठीक है, हाँ, उनके इंसिस्ट करने से ही बेटा मैंने, हम आते नहीं, हम कहीं नहीं जाते जल्दी, जाते नहीं कहीं जल्दी। बहुत रिलेशंस जब आते हैं आड़े, तो मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ संबंधों को, रिश्तों को, तो फिर मैं चल देता हूँ। तो खैर, तो उसको आप, तरीका ये भी है कि आप पालो ना यार अच्छे से। उसने जन्म भी दिया, कोख में रखा भी, तकलीफ भी झेली, उसके बाद उसी की जिम्मेदारी है कि लगातार पूरी जिंदगी उसकी पोटी भी वही साफ करती रहे। तुम क्या लिए हो? तो ब्लडी मेंटल प्रॉब्लम। तो दूसरी तरफ ये भी तरीका है, सुनिए मेरी बात। उसका सवाल जो था वो अभी रह ही गया। सवाल ये है कि क्रिच के कारण कुछ गलत तो नहीं पड़ता, पता तो है। लोनलीनेस किसको अच्छा लगता है? ठीक है, अकेलापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक और चीज किसी को भी नहीं अच्छी, सेक्रीफाइस। नहीं तो सच्चाई ये है, सबसे स्टैंडर्ड और बैलेंस सोसाइटी जानते हो सरफराज क्या हो मेरे हिसाब से? आप वर्किंग हो गए तो आप कतई किसी वर्किंग लेडी से शादी मत करिए। लेडी वर्किंग हो गई तो अब वो अपने बाप को बोल दे कि तुम छोड़ दो, अगर तुमको वर्किंग दूल्हा ही ढूंढना है तो रहने दो। लेकिन वैसा ना सोच महिलाओं में आ नहीं पाता है। वो सेक्रीफाइस, वो कमाएगा नहीं, मान लो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो महिलाएं क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद उनका लगने लगेगा कि यार तरीके हम ही तो तोप चीज हैं। अब वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको तो मैंने सेक्रीफाइस कराया था। दिस इज द प्रॉब्लम इन वुमेन, दिस इज द प्रॉब्लम इन वुमेन। जबकि सच यही है, सबसे बढ़िया रहता भाई एक काम कर रहा है दूसरा नहीं करे। अदरवाइज मेरे हिसाब से बच्चों को जन्म मत दो। मेरे हिसाब से तो यही है, बच्चों को जन्म मत दो, क्योंकि अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो फिर उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम 12 वर्ष की आयु तक। हमारे यहाँ हिंदू फिर बोल दिया गलती से, भारतीय संस्कृति में 12 वर्ष की आयु के पश्चात आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज सकते हैं। अब आजकल के लोंडे लोंडे जो है ना थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए ससुर, इसीलिए इसको 11 में भेज रहा हूँ, नहीं तो 12 में भेजता। मेरा बेटा तो 11 years का है ना, एडवांस ज़्यादा हो गया है, देखते हो कितना तेज है। हाँ, इंग्लिश तो पूरी ही बोलता है वो, पता नहीं करता हिंदी बोलने। अरे साहब जीडी को इनका पढ़ता था वो, जितने उसकी बोर्डिंग की फीस उतनी जीडी को इनका की फीस थी। हमारे पास बचे सरफराज चने बचे, उनकी एजुकेशन में कोई कमजोरी नहीं होगी, आप समझ लो। एजुकेशन और रहन सहन उनका कभी कमजोर नहीं होगा।
पैसा बचा के करेंगे क्या? इतने आश्रम है, कहीं भी जाके रहो। हमारे साथ ज्ञानी आदमी तो सभी कहेंगे आइए प्रभु, आसन लीजिए, कुछ प्रवचन दीजिए, जनता को चढ़ावा चढ़ा के ही चली जाएगी। और हम तो जौन सा वेश धारण कर लेंगे उसी धर्म का प्रवचन दे देंगे। चाहेंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, चाहेंगे तो मौलाना बन जाएंगे, चाहेंगे तो पंडित जी बन जाएंगे, चाहेंगे तो तभी पढ़ा है मैंने। धर्म का ज्ञान देना लोगों को मूर्ख बनाने से ज्यादा कुछ है नहीं। जब फूल ही बनाना है तो बनाते रहो किसी भी चीज में। चलिए, मजाक था, लेकिन कोई बात नहीं है। आइए सोसाइटी में, सोसाइटी ऐसी ही है, बहुत से ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो मौलाना नहीं होते मौलाना बने रहते हैं, पंडित नहीं होते पंडित जी बने रहते हैं और पूरा धंधा चला रहे हैं। रोल ऑफ सोसाइटी। अरे शरणम। धर्म की कोई परिभाषा है? धर्म की परिभाषा बताना भूल गया था शायद मैं, याद रखना। धार्येत इति ही धर्म। जो शुद्ध अंतःकरण में धारण किया जा सके वही धर्म है, और जो शुद्ध अंतःकरण में धारण ना किया जा सके वो सब अधर्म है। The things that can be accepted by your pure heart is religion, and the things that cannot be accepted by the pure heart is not religion. Always remember. भूलना मत। इंडिविजुअलिज्म तो वगैरह तो सब हो गया। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि क्लास ही छोड़ दें। छोड़ देगा? क्यों परवीन, क्यों? अरे प्रभु, मेरी एक कविता कभी लिखी हुई मिल गई यहाँ। हाँ, बीच में कहीं मिल गया। लिखता रहता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर। कौन कहता है कि खामोशी बेजुबां होती है? हाँ, अच्छा, तूफान की अलामत होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि कौन कहता है कि खामोशी बेजुबां होती है? हम लिखा करते हैं दिन रात उनकी यादों में। अब तुम गेस करते रहो किन की यादों में, हम क्या बताएं किन की यादों में। कोई तो होगा ही स्पेशल, या सारे स्पेशल होंगे। अब मेरे एटीट्यूड से आप समझ लो कि क्या कोई एक मेरे लिए स्पेशल होगा या सारे ही होंगे। यू कैन गेस एंड अंडरस्टैंड। तो चलो छोड़ो, आज छोड़ ही देते हैं क्लास, मन नहीं कर रहा है पढ़ाने। कल छुट्टी है क्या? क्यों? संडे को छुट्टी होती है? पर्सनल या प्राइवेट, पहले ये बता। हम लोग की क्लास 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ? मंडे से चल रहा है ना? 6 दिन हो गया, बहुत खींच गया। हाँ, 50 आवर्स। ये जितना कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, आगे थोड़ी ना कॉन्सेप्ट है, आगे तो केवल टॉपिक है, उसका एनालिसिस है, टॉपिक है, एनालिसिस है, टॉपिक है, एनालिसिस, बस। एथिक्स का जो एथिक्स वाला दायरा है वो शुरू में ही है। एथिक्स क्या है, थ्योरी क्या है, फलाना क्या है, ढमका क्या, ये सब पहले है। इसके बाद सारा स्टोरी एंड हो जाता है
एटीट्यूड है, एटीट्यूड तुम मैक्सिमम मैक्सिमम आधे दिन में पढ़ लोगे, 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ, पढ़ा दिया मोहतरमा, नहीं पढ़ाया? पढ़ाया?